वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में हम एमसीक्यू या मल्टीपल टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे और रेफरेंस रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इट इज डेडिकेटेड टू 10th क्लास एंड 11th क्लास स्टूडेंट। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि लाइफ में जो मोटिवेशन मैसेज होता है, वो क्या करता है, रेमेडी की तरीके काम करता है। तो आज की इस सीरीज का मोटिवेशन मैसेज है कि बेटा किसी की भी जो मेहनत है, ठीक है, या हार्ड वर्क है, ठीक, वो कभी बेकार नहीं जाता है। हमेशा उसका कोई ना कोई हमें रिजल्ट जरूर मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेटा अगर आज के टॉपिक की बात करें तो देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है वो काफी ठीक है, एक सीरीज है एमसीक्यू की और उसी के हिसाब से टॉपिक चलता है कि पहले वो चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसकी एमसीक्यू की बात की जाती है। ठीक, तो अगर हम उसके एमसीक्यू की बात करें तो आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑल मल्टी टाइप क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमें पढ़ने हैं। ठीक, तो कुछ जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो क्या होता है कि हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे हमें काफी हेल्प मिलती है ना। कुछ हम अभी बेसिक चीजें बताएंगे और फिर जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे। ठीक, इतना याद रखना। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में हम इस तरीके से बताते हैं कि ये PYQS भी बन जाते हैं, यानी कि ये आपके जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट में होते हैं। ठीक, तो इतनी बात आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। ठीक, कुछ पॉइंट याद रखने। एक आपको हमेशा याद रखना है कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो बेटा कहाँ होता है, लीवर में। याद रखोगे। ठीक, और ADEK ये भी याद रखना। जब भी हम लीवर बात कहें तो ADEK एडक आपके मन में हमेशा आना चाहिए। तो एडक का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है, लीवर में। ठीक, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो भी कहाँ होता है, लीवर में। अगर हम ये कहें कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन या ग्लूकोज का संचय कहाँ होता है, वो भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जब हमने डाइजेशन चैप्टर पढ़ाया था तो ये आपको बात बताई भी थी। ठीक, तो खैर इतनी बात आप लोग याद रखोगे। ठीक, उसके बाद आपको एक चीज याद रखनी, सारे एनिमल्स, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बहुत वेरी करता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है अमोनोटेलिक। एक होता है टेलिक और एक होता है टेलिज्म, अमोनोटेलिज्म। ठीक, ये समझ लेंगे तो आपको ये चीजें, मतलब ये ऑब्जेक्टिव में कभी दिक्कत नहीं करेगा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेलिज्म क्या है, एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस है, याद रखना ये बात। अमोनोटेलिक, अमोनो मतलब यहाँ पे क्या जो होगा, जो हाई अमोनिया टॉक्सिकेंट होगा। ठीक है, हाई अमोनिया टॉक्सिकेंट होता है, इतनी बात याद रखोगे। ठीक, तो ऐसे एनिमल जो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस के रूप में अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, अमीनोटेलिक कहलाएंगे। घटना क्या कहलाएगी, एमिनोटेलिज्म कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल कहें तो जितनी एक्वेटिक फिशेज हैं, ठीक है, एक्वेटिक फिशेज हो गए, ठीक, एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, एम्फीबियंस हो गए, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, उसके बाद बात करें, देखिए उसके बाद थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, थोड़ा मोटा इसका रिव्यू है। अगर उसके बाद याद करें यूरिकोटेलिक, जब भी दिमाग में यूरिकोटेलिक आए तो आपको एफ से याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए, एफ से याद आना चाहिए। और यूरिकोटेलिक और यूरिकोटेलिज्म, ठीक है, दो चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। तो यूरिकोटेलिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे एनिमल जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में किसका उत्सर्जन करेंगे, यूरिक एसिड का।
ठीक, यूरिक एसिड का करते हैं और ये घटना यूरिकोटेलिज्म कहलाती है। एग्जाम्पल क्या होता है, एप्स और रेप्टाइल्स। एग्जाम्पल क्या होंगे, एप्स और रेप्टाइल्स। देखिए जो अमोनिया होती है वो हाई टॉक्सिकेंट होती है, देखो मैंने बताया भी था। फिर उससे ज्यादा क्या कहते हैं लेस टॉक्सिकेंट क्या होता है, यूरिया। यूरिया से भी जो लेस टॉक्सिकेंट होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। सबसे कम और टॉक्सिकेंट होता है यूरिक एसिड, और इसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं वाटर की जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो यूरिक एसिड का ये चीज आप याद रखना। ठीक, आपने देखा भी होगा एप्स वगैरह में जो इनका एस्कीटरी प्रोडक्ट होता है काफी कैसा होता है, क्या कहते हैं डाइल्यूट टाइप का होता है। ठीक, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब आगे बात करें तो अब देखिए जैसे यहाँ एक समझ लीजिए, अगर हम इसकी बात करें और हम ये कहें यूरियोटेलिक। ठीक, यूरियोटेलिक यानी कि ऐसे एनिमल जो नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में किसका उत्सर्जन करेंगे, यूरिया का बेटा करेंगे। ठीक, और ये घटना क्या कहलाएगी, यूरियोटेलिज्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी, यूरियोटेलिज्म कहलाएगी। ठीक, कैसे होते हैं ये जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं और जैसे यूरिया के रूप में तो ये उत्सर्जन करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, टेरिस्टियल। ठीक है, टेरिस्टियल। रेप्टाइल्स भी इसमें कुछ आते हैं। ठीक, और मैमल्स तो आता है, मैमल्स आता है। ठीक, तो इतना बात याद रखेंगे। अच्छा, कंसंट्रेशन के मामले में अगर हम देखा जाए तो किसका कंसंट्रेशन होता है यूरिया का, ठीक है, ज्यादा होता है। ठीक है, और ये वेरी भी करता है मतलब ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और होम्योस्टेटिस के बेसिस पर। ठीक, लेकिन एक बात और है कि इस यूरिया को शरीर में बॉडी में कई देर तक रिटेन किया जा सकता है। क्या किया जाता है, रिटेन किया जा सकता है। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने अभी इसको थोड़ा सा ठीक है देखा है, समझा है, और मुझे लगा है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इस बायोलॉजी पाठशाला की तरफ से इस सीरीज में इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। मैंने ऑर्निथिन साइकिल पढ़ाया था और ऑर्निथिन साइकिल से कुछ क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, अब जिन बच्चों को ऑर्निथिन साइकिल याद है, बहुत ही सिंपल साइकिल है। ठीक, और जिनको याद है उनके दिमाग में बिल्कुल बना हुआ खांचा होगा कि कैसे लीवर में कैसे यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिट्रुलिन कैसे बनता है, सिट्रुलिन से आर्जिनाइन कैसे बनेगा, आर्जिनिक सक्सिनिक एसिड कैसे बनेगा, तो सारी चीजें उनको क्या होंगी, पूरी याद होंगी। ठीक, फिर वो कैसे बनता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं ऑर्निथिन कैसे बनता है, तो ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस होता है। चलिए, जिनको नहीं भी याद है वो थोड़ा सा इनके ऑब्जेक्टिव पर बेस करें और इसे पढ़ने का प्रयास करें साइकिल को। ठीक है, दोबारा से देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्निथिन चक्र में NH3 का यूरिया में परिवर्तन किस एंजाइम के द्वारा होता है। ये बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। देखिए, जब NH3 बनता है, ठीक, जब यूरिया का फॉर्मेशन होता है और यूरिया में जब परिवर्तन होता है तो ये जो एंजाइम होता है आर्जिनेज की प्रेजेंस में ही क्या होता है, यूरिया का परिवर्तन होता है। कैसे होता है अगर मैं आपको बताऊं, देखो, जब आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनता है, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनता है तो आर्जिनोसक्सिनिक एसिड क्या करता है, ठीक, आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, यूरिया और H2O का फॉर्मेशन करता है, यूरिया और H2O का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, H2O निकल जाता है और यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ऑर्निथिन बनता है। तो ये जो प्रोसेस होता है पर्टिकुलर आर्जिनेज एंजाइम की सहायता से होता है। इतनी बात आप याद रखते। चलिए, ये क्वेश्चन हुआ। अब याद रखेंगे, कह रहा है कि निस्यंदन किस भाग में होता है। देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है मेलपिगियन कैप्सूल में। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जितने भी क्या कहते हैं कंटेंट है, नाइट्रोजनस बेस है, उनका क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। उनका क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। और जो
क्या कहते हैं, कंटेंट नाइट्रोजनस बेस हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, उनका क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, और जो आवश्यक होते हैं उसे फिर से रिटेन कर लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन किस भाग में होता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स में। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं आगे। देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि रीनल संपुट भाग होता है, रीनल संपुट भाग होता है, पूछेगा कि आपसे कि वुमेन संपुट भाग होता है। तो वुमेन जो संपुट होता है, आपने वुमेन कैप्सूल देखा होगा, और वुमेन कैप्सूल में एक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, और इस तरीके से कुछ पूरा नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर बना होता है, और इस तरीके से यहाँ पे वुमेन कैप्सूल होती है। तो ये जो भाग होता है वो होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। किसका भाग होता है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। ठीक, ये बात याद रखेंगे। तो वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन सब से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और वुमेन संपुट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वुमेन संपुट से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेट जो बनता है, ठीक, फिल्ट्रेट, जितना भी फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है वो क्या होता है, वुमेन संपुट में आकर के कलेक्ट होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वुमेन फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुमेन फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। ये बात याद रखना। ठीक, ये क्वेश्चन हुआ। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑर्निथिन चक्र होता है। देखिए ऑर्निथिन चक्र जो होता है, हम आपको बताएं, देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है, यूरिन का फॉर्मेशन है, मूत्र का निर्माण है, वो कहाँ होगा, लीवर में, लीवर में। और इसके ये होता है एक जटिल चक्र के द्वारा पूरा होता है। ये क्या होता है, जटिल चक्र के द्वारा पूरा होता है। इसे क्या बोल लेते हैं, हेंसलेस ऑर्निथिन साइकिल्स बोलते हैं, इसे क्रेब्स हेंसलेस ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये लीवर में होता है, इसलिए लीवर को क्या बोलते हैं, लीवर को एक सहायक अंग भी बोला जाता है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इतनी बात आप लोग याद रखें, जब भी लीवर बात आए तो आप एक चीज एडेक को याद रखना, ADAK का संचय भी लीवर में होता है। उसके बाद आप लोग एक और बात याद रखेंगे कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में संचय कहाँ होता है, वो भी लीवर में होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया। आपसे पूछेगा अमीबा में NH3 का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में जो अमोनिया का उत्सर्जन होता है बेसिकली प्लाज्मा लेमा के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर क्या होता है, एनिमल होता है, एक कोशिकीय होता है, और इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पर्टिकुलर इसमें अमीबा में पाया जाता है, और प्लाज्मा लेमा के द्वारा एक पर्टिकुलर मतलब लेयर होती है। ठीक है, एक सेमी परमिएबल लेयर होती है, और इससे क्या होता है, प्लाज्मा लेमा के द्वारा NH3 का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। ठीक, अगर आगे की बात करें तो वक्र के द्वारा स्रावित हार्मोन होता है। देखिए वक्र के द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहते हैं, एड्रिनोकॉर्टिन, और ये सब और भी होते हैं, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है, और इसमें ऑप्शन है एरिथ्रोपोएटिन। देखिए कुछ जो ऐसे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं इसमें ब्लड से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें क्या कहते हैं, किडनी बहुत ज्यादा काम करती है। ठीक है, किडनी क्या करती है, बहुत ज्यादा चीजें काम करती है। ठीक है, तो कभी कभी कहते हैं ब्लड की इम्प्योरिटीज में भी क्या करती है, किडनी काम करती है। तो बेसिक तौर पर अगर हम कहें तो ये हार्मोनल भी इसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेशन होता है, और बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती है। तो वक्र के द्वारा स्रावित हार्मोन क्या होता है, एरिथ्रोपोएटिन होता है। ये एरिथ्रोपोएटिन जो होता है बेसिकली ये क्या करता है, ये ब्लड में जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है और कई सारे प्रोटीन के रेगुलेशन के लिए क्या करता है, काम करता है। ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखोगे। दूसरी बात करते हैं कि रक्त में यूरिया की उपस्थिति को क्या कहते हैं। देखिए जब रक्त में यूरिया की उपस्थिति होती है, इसे आप बेसिक टर्मिनोलॉजी से भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं भी पता है। तो इसकी उपस्थिति क्या होती है, अब देखिए एन्यूरिया हो नहीं सकता, ठीक है, हेमेटूरिया ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड है। हमें क्या पूछा कि रक्त में यूरिया की उपस्थिति, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, एन्यूरिया हो नहीं सकता। डाई यूरिया हो नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डाई यूरिया कुछ होता ही नहीं है। डाई यूरिया एक मतलब यूरिया का क्या कहते हैं, डबल कंपाउंड है। ठीक, तो ये क्या होगा, यूरीमिया। ठीक, यूरीमिया क्या होता है, रक्त में यूरिया की उपस्थिति को यूरीमिया कहते हैं। ठीक, ये बात आप याद रखेंगे।
फिर आगे बात करते क्या है, सहायक अंग या उत्सर्जी अंग होता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया भी था, क्या बताया था, हमने आपसे कहा था कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि सहायक अंग या उत्सर्जी अंग कहते हैं, सहायक अंग या उत्सर्जी अंग कहते हैं, वो किसे कहते हैं, लीवर को। जब भी लीवर बात आए, जब भी लीवर बात आए, आप क्या याद रखेंगे, आप एडेक याद रखेंगे, ठीक है। यूरिन या यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो आप याद रखेंगे, लीवर, ठीक। भी इतनी बात याद रखेंगे। आप याद रखने को तो और भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, लीवर होती है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो एमिनोटेलिक प्राणी होते हैं। एमिनोटेलिक प्राणी कैसे होते हैं, अगर हम एमिनोटेलिक की बात करें, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो एमिनोटेलिक प्राणी करते हैं। अभी मैंने इसका एग्जांपल क्या बताया था, एक्वेटिक एनिमल। अभी मैंने इसका क्या एग्जांपल बताया था, एक्वेटिक एनिमल यानी कि फिशेस और एम्फीबियम ने भी बताया आपको। टेलियोर्स क्या होती हैं, बोनी फिशेस होती हैं, ठीक है। तो वेल नहीं होती है, वेल क्या होती है, वो बेटा मैमल्स में आती है, तो उसका पूरा मैकेनिज्म ही अलग होता है, ठीक। सार्क नहीं होती है, सार्क में क्या होता है, दूसरा कंसंट्रेशन उसका चेंज होता है और वो क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक में आती है, ठीक। उसके बाद अगर हम रैट की बात करें, रैट भी यूरियोटेलिक में आता है। टेलियोर्स इसका एग्जाम्पल होता है, टेलियोर्स इसका एग्जाम्पल होता है। आगे की बात करें तो इतनी बात याद रखिएगा। अगर हम आगे की बात करें तो एक स्तनी की वक्र नलिका नेफ्रॉन में यदि हेनले लूप अनुपस्थित हो तो क्या होगा। देखिए अगर जब हेनले लूप ही अनुपस्थित होता है तो हेनले लूप क्या करता है, जब वुमेन कैप्सूल से जितना फिल्ट्रेट है कलेक्ट होता है, वुमेन कैप्सूल से जितना भी फिल्ट्रेट है वो कलेक्ट होकर के हेनले लूप में आता है, हेनले लूप में आता है, और इसीलिए कभी कभी इसे हेनले फिल्ट्रेट भी कहते हैं। जब ये यहाँ पे आता है और अगर ये हेनले लूप ही गड़बड़ हो या अनुपस्थित हो तो जो यूरिन होगा वो या तो क्या होगा, यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक। एक तो ये इसका आंसर होता है, और हो सकता हो कि इसकी मैकेनिज्म, कोई जरूरी नहीं किसी तरीके से क्वेश्चन पूछे, या तो इसकी मैकेनिज्म में क्या होगा, प्रभावित होगी, ठीक, या धीमी गति से होगी या प्रभावशील हो जाएगी। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा कि यूरिन अधिक तनु या अधिक डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया। ऑर्निथिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ऑर्निथिन के चक्र में इस समय होने वाली जितनी भी, ठीक, तो ये काफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑर्निथिन चक्र की पूरी क्रिया ही लीवर में होती है, और ये जो क्रिया होती है वो बेसिकली जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है। और इसमें आपने पता है कि मतलब सिट्रुलिन बनेगा, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनेगा, ठीक है, ऑर्निथिन बनेगा, ठीक। तो ये पूरी क्रिया जैव रासायनिक क्रिया कहाँ होती है, लीवर में होती है। चलिए थोड़ा आगे बात करते हैं। तो आपको देखिए एक और क्वेश्चन मिलेगा, वो देखिए कैसा है, कहेगा मनुष्य के सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं। देखिए सहायक उत्सर्जी अंग के रूप में एक तो किडनी होता ही होता है, उसके साथ साथ कौन कौन से होते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि जितने भी वेस्ट कंटेंट है वो शरीर से किसी न किसी रूप में क्या हो, एक्सक्रीट आउट से बाहर निकाला जाए। तो उसके लिए क्या क्या काम होता है, उसके लिए देखिए तो सबसे पहले जो प्राइमरी होता है वो किडनी होता है, और उसके बाद जो एसेसरी होते हैं, एसेसरी में देखिए क्या क्या आते हैं, स्किन आएगा, ठीक, लीवर आएगा, ठीक, लंग्स आएगा और इंटेस्टाइन आएगा। अब देखिए स्किन क्या करती है, स्किन से जैसे कि जो भी स्वेट है, ठीक है, पसीना है वो निकलता है। लंग्स से क्या है, CO2 गैस का वातावरण में हम लोग स्कीट आउट करते हैं, ठीक। लीवर के द्वारा जितने भी फैटी एसिड्स हो गए, ठीक है, और भी जो RBC का जितने भी वेस्ट होते हैं वो निकलते हैं। इंटेस्टाइन से क्या होगा, इंटेस्टाइन से जितने ग्लिसरॉल्स हो गए और भी अनदर टाइप के जितने फैटी एसिड हो से वो निकलते हैं, ठीक। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। अब पूछ रहा है डायलिसिस उस स्थिति में किया जाता है जब कोई ग्रस्त हो। देखिए डायलिसिस तभी किया जाएगा जब किडनी फंक्शन एप्रोप्रिएट ढंग से नहीं कर रही होती, प्रॉपर तरीके से नहीं की होती, तब डायलिसिस किया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियली। तो डायलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि
जो एक्सक्रीशन मैकेनिज्म नहीं हो रहा, उसे कृत्रिम तरीके से क्या किया जाता है, एक्सक्रीट आउट करने के लिए मैकेनिज्म या मतलब यूज किया जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस को। तो डायलिसिस स्थिति में किया जाता है जब कोई व्यक्ति ग्रस्त होता है यूरीमिया से। यूरीमिया में क्या होता है कि जब कोई किडनी अप्रोप्रिएट ढंग से काम नहीं कर रही है, या इसमें क्या होता है, बहुत ऐसी स्थिति आ जाती है कि कभी कभी यह होता है कि यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन वो किसी कारणवश उस कंटेंट, उस अमाउंट में क्या होती है, एक्सक्रीट नहीं हो पाती है जिस अमाउंट में उसे होना चाहिए। तो ये क्या करती है कि रक्त में यूरिया की जो मात्रा होती है, यूरिन की जो मात्रा होती है, काफी ज्यादा हो जाती है। तब इस स्थिति में हमें डायलिसिस आर्टिफिशियली कराना पड़ता है, ठीक। तो वो जो प्रोसेस होता है उसे यूरीमिया कहते हैं। देखिए अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें वो रक्त में उपस्थित यूरिया के बारे में कहे थे, यूरीमिया होता क्यों, अभी मैंने आपको बताया, ठीक। आगे बात करें तो आपसे देखिए आगे क्या, रुधिर का वह घटक कौन सा है जो नेफ्रॉन में प्रवेश नहीं करता। देखिए रुधिर का सिर्फ वह घटक कौन सा है, देखिए अगर इसको नहीं पता हमें आंसर इसका, ठीक है, तो रुधिर का वह घटक जो नेफ्रॉन में प्रवेश नहीं, यूरिया नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो भाई नेफ्रॉन्स में तो सीधे, जब ये तो इनिशियल स्टेज में है ना, यहाँ पे तो कई सारे कंटेंट होंगे, तो डायरेक्ट यूरिया तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जल कैसे, इसमें सब कुछ एक साथ मिला हुआ है, मतलब यहाँ पे नेफ्रॉन क्या इनिशियली, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं, ब्लड में सब कुछ है, ब्लड में सब कुछ है, इसी में यूरिन भी, इसी में फैटी एसिड भी है, ग्लूकोज भी, सब कुछ इसमें है। तो ये तो सब कुछ इसमें पाया ही जा रहा है, यूरिया भी पाया जाएगा, जल भी पाया जाएगा, ग्लूकोज भी है, सारे कंटेंट हैं, ठीक। लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो एंटर नहीं कर सकता, ठीक, वो एंटर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो अलग से क्या कहते हैं, वो पर्टिकुलर ऑर्गन में पाया जाता है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर ऑर्गन में पाया जाता है, इसलिए वो नेफ्रॉन्स में प्रवेश नहीं कर सकता है, ठीक। आगे बात करें, यूरिकोटेलिज्म पाया जाता है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपसे कहा था, देखिए अगर आपको याद हो, यूरिकोटेलिज्म के बारे में मैंने बताया था कि ये एप्स और रेप्टाइल्स में होता है, ठीक। देखिए यहाँ मैंने बताया था, मैंने कहा था थोड़े आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि यूरिकोटेलिज्म पाया जाता है। जब भी यूरिकोटेलिज्म दिमाग में आए, आप वर्ड्स और रेप्टाइल्स याद रखोगे, इसके साथ साथ जो पेयर में आपको मिलेगा, ठीक है, वो इंसेक्ट भी होता है। क्यों, क्योंकि बहुत से इंसेक्ट क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इंसेक्ट क्या होते हैं, एरियल होते हैं, मतलब हालांकि वो उनके क्लासिफिकेशन वेरी करता है, ठीक है, वो क्यों करता है, वो उसके अलग अलग उसके क्या कहते हैं मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक। तो यूरिकोटेलिज्म में क्या होता है कि वर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यूरिकोटेलिज्म का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, कंसंट्रेशन इसका बहुत कम होता है, इसलिए कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन भी करते हैं, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे, यूरिकोटेलिज्म में क्या होता है कि वर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट होते हैं, ठीक। या यूरिकोटेलिज्म प्रोसेस पाया जाता है वर्ड, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट में। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है, ठीक बेटा। आई होप, देखिए इसको, आई होप आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Give a more affection for biology Pathshala, then give like, share and subscribe. Thanks to all students.